कैंसर एक्चुअल में होता क्या है? मैं कहता हूँ कैंसर बीमारी है ही नहीं। तंबाकू पर लिखा होता है कि इसका सेवन करने से कैंसर हो सकता है, ये कैंसर होता है, ये सभी कई बार लिखते हैं। तो कुछ लोग खाते हैं, कुछ को हो जाता है, और मोस्ट ऑफ दी केसेस में ज़्यादातर को नहीं होता है। सबको उसमें नहीं हुआ जितनी जल्दी आपको हुआ होगा, लेकिन होगा सभी को, टाइम लग सकता है। अभी हम अपनी लाइफस्टाइल में 2 से 3 चेंजेस क्या करें, या फिर डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे हमें कभी कैंसर हो ही ना? शुगर रिलेटेड फूड बंद कर देना चाहिए पूरी तरह। शुगर से कैंसर प्रमोशन होता है, ये सही है। मिल्क 6 महीने के बाद के बच्चों के लिए बना ही नहीं। दूध अगर इंसान की जरूरत होती तो माँ 6 महीने से बाद तक दूध देती ना भाई। कौन से खाने से कैंसर होने के चांसेस 35% बढ़ जाएंगे? बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं खाने को पैक करने के लिए, इसमें PFAS है। नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल करते हैं, PFAS है। ये सब कैंसर कारक है, इसको फॉरएवर केमिकल करते हैं। लेकिन अगर फॉर एन एग्जाम्पल हमें एसिडिटी या फिर कुछ भी इशू आ रहा है तो हम तो यही समझेंगे ना कि ये तो नॉर्मल होगा। 3 हफ्ते तक अगर कोई लक्षण बार बार हो, तो ये लक्षण है किसी आम बीमारी का नहीं है, कैंसर का लक्षण। दोस्तों, आपको या फिर आपकी फैमिली में किसी को भी कैंसर है, या फिर अगर आप कैंसर के बारे में बिल्कुल स्क्रैच से तो एडवांस तक, डीप तक पूरा जानना चाहते हैं, हम सभी के मन में कहीं ना कहीं पर ये चीज़ होती है कि यार मुझे भी कहीं कैंसर ना हो जाए, मेरी फैमिली में भी किसी को कैंसर ना हो जाए, अभी से मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे कभी भी कैंसर ना हो। अगर ये सभी सवाल आपके मन में हैं तो आज का ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। आज मेरे साथ है डॉक्टर अंशुमन, जो कि 25 सालों से कैंसर स्पेशलिस्ट है, और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान भाषा में कैंसर का संपूर्ण ज्ञान आप सभी को मैं दे पाऊं, और आप सभी के जितने भी डाउट्स है वो मैं क्लियर कर पाऊं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो डीप कास्ट में। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हम लोगों को बताते हैं कैंसर एक्चुअल में होता क्या है, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही आसान भाषा में, कि कैंसर एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले दीपक जी मुझे ये बताएं कि आपको कैंसर पे पॉडकास्ट करने की बात क्यों दिमाग में आई? क्योंकि ये इतना कॉमन इसे बना दिया गया है, मतलब बाकी डिजीज के बारे में इतनी बात नहीं होती जितनी इसके बारे में बात होती है। कॉमन बना और दिया गया है? एक और रीजन सर मैं बताता हूँ, ऐसा रीजन डर बना दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, और अगर ये हो गया तो आपका काम तमाम। मतलब ये एक तरह से लास्ट डिजीज, सबसे टॉप डिजीज में कही जाती है। ये ज्यादा सही बात आपने कही। ये कैंसर में डेथ सेंटेंस ऐसा बना दिया गया, लाइक एनी अदर डिजीज, ये भी एक बीमारी है। और कायदे से कहें तो मैं कहता हूँ कैंसर बीमारी है ही नहीं। ओके। बीमारी कहीं और है, प्रोजेक्ट किसी और को कहा जा रहा है, किया जा रहा है, किसको जिसको करना आसान है, जिसको मार्केट में बेचना आसान है, उसको प्रोजेक्ट कर दिया जा रहा है। सीरियसली सर? अब इसको ऐसे समझें, पहले तो मॉडर्न मेडिसिन की परिभाषा समझ लें कि डेफिनेशन क्या है कैंसर का। एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स विद ए पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। इसको हिंदी में समझें, हमारे शरीर की अपनी कोशिकाओं का असामान्य बेतरतीब उद्देश्य विहीन वृद्धि होना, और इसमें एक क्षमता आ जाना एक अंग से दूसरे अंग में जा सके, वही कैंसर है। उपमा के तौर पे, मेटाफोरिकली, हमारे दिल्ली में देखिए 3 करोड़ के आसपास आबादी है, सभी लोग रह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली बॉडी में है कि ह्यूमन बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। इस 30 ट्रिलियन सेल्स में कुछ, जैसे दिल्ली में मान लीजिए कुछ हमारे बीच के लोग आतंकवादी हो जाए, अपने लोगों को मारने लगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने लगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने लगे, सिमिलरली वही कैंसर है। अब बात होती है कि ऐसे सेल्स बने क्यों, आतंकवादी जैसे सेल्स क्यों बन गए? करेक्ट। अगर कोई बार बार और बेबुनियाद कोशिकाओं की प्रताड़ना होने लगे, प्रताड़ना कहीं से हो सकती है, बाहर से या अंदर से। ओके। बाहर से सब लोग जानते हैं, वायु प्रदूषण या किसी भी किस्म का प्रदूषण, खानों में मिलावट, एडल्ट्रेशन, या आपकी जीवन शैली में कोई ऐसी समस्या जैसे किसी तरह का व्यसन, तंबाकू है, शराब है, सिगरेट है, इस तरह की चीजें हैं। ओके। या इंटरनल आप जीवन शैली ऐसी रख रहे हैं कि इंटरनली आपका बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, अल्टीमेटली जितनी बीमारियां आप अभी देख रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, उसमें कैंसर एक है। बाकी आपके पास से डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बच्चों में ADD, ADHD, एडल्ट में अल्जाइमर्स डिजीज। इस सारी बीमारियों के पीछे जो एक्चुअल बीमारी है, जिसकी बात नहीं होती, जिसको मैं बीमारी कहता हूँ, कैंसर को बीमारी में नहीं कहता हूँ, उन बीमारी की बात नहीं हो, वो है जो साइंस के विद्यार्थियों में समझ जाएंगे, ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंट, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, बीमारी वहाँ है। लैक ऑफ ऑटोफेजी, माइटोकॉन्ड्रियल इंस्टेबिलिटी, बीमारी वहाँ है। ये अगर गड़बड़ हुआ तो सारी बीमारियां वहीं से पनपेगी।
जिसको हम बीमारी इसलिए कहते हैं कि उसकी दवाइयाँ बनी गई है, आईसीडी कोडिंग की हुई है, उसकी दवा बनी है तो मार्केट है, मार्केट है तो फार्मा लॉबी उसी तरह से प्रोपिगेट करेगी। और जो एक्चुअल बीमारी है मॉलिक्यूल के लेवल, मॉलिक्यूलर हेल्थ पे, उसकी दवा नहीं बन सकती है। वो बीमारियां ड्रगेबल नहीं है, फूडेबल है। ओके। आपके खाने में गड़बड़ी या आहार विहार व्यवहार विचार इसमें गड़बड़ी होगी तो बीमारी होगी। ठीक है। उसको करेक्ट करने के लिए आपके लाइफस्टाइल को ठीक करना होता है। उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। वो चाहे फिजिकल हेल्थ हो, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, मेंटल हो तो गड़बड़ हो तो बीमारी पनपती है। करेक्ट। अच्छा, आप हम बात करते हैं एक्चुअल में होता क्यों है इसके बारे में, फिर बात करेंगे हम कितने तरह के कैंसर्स होते हैं। एक आपने कहा एक फिजिकल होता है, एक मेंटल होता है, तो फिजिकल का कितना रोल होता है और मेंटल का कितना रोल होता है कैंसर के होने में? दोनों अकेले कुछ नहीं काम करना है। कैंसर होने के पीछे एक बहुत मल्टीपल चैनल है। मल्टीपल चैनल को साधारण लैंग्वेज में ऐसे समझिए आप कि कोशिकाओं की वृद्धि, कैंसर बनना, तो हर इंसान में हर दिन कैंसर के कोशिकाएं बनती हैं। ओके। हर इंसान में हर दिन। अच्छा। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम है, प्रोटेक्शन में एक पुलिस लाइक पेट्रोलिंग सिस्टम है। वो जाके पकड़ता है, उसको ठीक करता है, करेक्ट करता है। अगर ठीक होने लायक नहीं है तो उसको किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन अगर आपकी प्रताड़ना बढ़ जाए और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए और कैंसर सेल तेजी से पनपने लगे, इम्यून सिस्टम को चकमा देने लगे, तो ट्यूमर का रूप लेगा। ओके। और 10⁻⁹ सेल्स जब इकट्ठे हो जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर दिखता है। ओके। तो जब अगर लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर हो गया, पता तो चला था, आप इग्नोर कर रहे थे। इग्नोर क्या कर रहे थे? आम लक्षण, कैंसर के लक्षण दोनों बराबर होते हैं। किसी को एसिडिटी हो रही थी, काउंटर पे लेके दवा खा रहे थे। कहीं गांठ थी, सोच लिया गांठ हो जाती है, कुछ नहीं, दर्द नहीं है, ऐसा सोच के आप आम लक्षण को इग्नोर करते हैं। कैंसर का शुरुआती लक्षण आम किसी भी बीमारी के लक्षण से मिलता है। उसको आपने इग्नोर किया, सेल्स बढ़ते गए। जब सेल्स बहुत ज्यादा हो गए तब आपको या तो गठान में या किसी लक्षण में तब्दील होकर ये परिलक्षित होता है कि कैंसर हो गया। ओके। लेकिन अगर फॉर एन एग्जांपल हमें एसिडिटी या फिर कुछ भी इशू आ रहा है तो हम तो यही समझेंगे ना कि ये तो नॉर्मल होगा, जैसे हमारा होता रहता है। वही समझना ही गलत है। ये बार बार हो रहा है तो अगर ये सिम्टम है? हाँ। ओके। 2-3 चीजें याद करने की है। एक तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग लेना बंद कर दें। ओके। आम तौर पे जाते हैं ओवर द काउंटर, कुछ भी मेडिसिन ले लेते हैं, खा लेते हैं। आज एक गोली खा ली, अपने मान लिया कि रात में नींद नहीं आई, खाना ज़्यादा खा लिया, पार्टी में गए थे, सब मान लेते हैं। लेकिन अगर ये समस्या आपकी बार बार हो रही, डॉक्टर को भी दिखाया आपने, दवा ले ली, फिर भी 3 हफ्ते के बाद कोई भी समस्या आपकी बरकरार रह रही है, आप डॉक्टर को कहिए कि देखिए सारी जांच तो कर ही रहे होंगे, लेकिन कैंसर की भी जांच कर लें। ओके। वही स्टेज है जहां आपके प्री कैंसर या अर्ली कैंसर को पकड़ सकते हैं और बीमारी ठीक हो सकती है 3 हफ्तों में। 3 हफ्ते तक अगर कोई लक्षण बार बार हो तो ये लक्षण है, किसी आम बीमारी का नहीं है, कैंसर का लक्षण हो सकता है। जिसमें इंडाइजेशन, एसिडिटी, कहीं खून आना, कोई जख्म होना, किसी छाले का होना, किसी गठान का होना, या आवाज में बदलाव, खांसी, कोई भी इस तरह के लक्षण 3 हफ्ते से लंबे समय तक चल जाए, आप उसकी जांच कैंसर रिलेटेड जरूर कराएं। ओके, ठीक है। लेकिन अभी भी एग्जैक्टली हमारा ये जो है एक मेंटल होता है कि मेंटल एक स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। हाँ, तो मैं आ रहा हूँ इसका, उस पे। हाँ ठीक है। तो अब ये समस्या हो गई फिजिकल। तो फिजिकल प्रताड़ना आप क्या कर सकते हैं? जो आप खा रहे हैं या जो हर समय 24/7 जब तक इंसान जिंदा है उसमें प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस मॉलिक्यूलर लेवल पे। आप सो रहे हों, जग रहे हों, अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे काम चल रहा है। वो 24/7 वर्कर है। अब इस तरह की समस्याएं जो हमारे बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कराती हो, या कुछ टॉक्सिन्स हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल, टोबैको, प्रदूषण, फूड एडल्ट्रेशन, एक्सेसिव ईटिंग, शुगरी इनटेक, कुछ भी ऐसी चीज़ें, ये हमें वहाँ डैमेज करता है। ये डैमेज बार बार, मैंने क्यों कहा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये डैमेज अलग चल रहा है। अब एक मेंटल इश्यूज है। मेंटल इशू क्या है? पास्ट ग्रीफ, पिछले कुछ चीज, अतीत को पकड़ के आप उसको बैठे रहते हैं, बार बार उसको सोचते रहते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस से क्या होता है? कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा, इंसुलिन स्पाइक बार बार। इंसुलिन एक कैंसर प्रमोटर है, IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। उसके बाद डिप्रेशन, एंग्जाइटी। एक तो इनडायरेक्टली ये बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज ROS जनरेट करता है जो DNA डैमेज करता रहता है। एक तो ये प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस, ऐसे व्यक्ति
जो मेंटल हेल्थ इश्यूज में होते हैं वो किसी न किसी व्यसन के शिकार होते हैं अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को कम करने के लिए, जबकि ये नहीं मालूम है उनको कि किसी व्यसन को, तंबाकू, चरस, गांजा, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, जो भी नशे के लिए आपके सिर्फ फील को, परसेप्शन को दबा रहा है और कुछ नहीं करता हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन जो काम कर रहा है तो काम करता रहेगा, उसको करेक्ट नहीं करेगा। मेडिटेशन आपको इसके लक्षण को भी कम करेगा और मॉलिक्यूलर लेवल पे काम भी करेगा। उसको लेकिन एक्वायर करना, या तो सही कोई गाइड नहीं मिलता है कि मेडिटेशन या सचेतन की अवस्था, माइंडफुलनेस कैसे एक्वायर करना है, कोई गाइड नहीं मिल रहा है। ये टैबलेट या अल्कोहल या टोबैको आराम से कहीं ओवर द काउंटर मिल रहा है, लेके उन्होंने फास्ट फूड कल्चर में उसको एक्वायर कर लिया। लेकिन उसका साइड इफेक्ट कहाँ है? इनडायरेक्टली फिर वही चैनल चालू हुआ, अल्टीमेटली कैंसर। ठीक ये इसीलिए मैंने कहा ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एक कैस्केड है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इकट्ठे चल रहे हैं। अब जिसकी जीत हो जाए, चाहे डिफेंस सिस्टम की जीत हो जाए तो हम नॉर्मल हैं, स्वस्थ शरीर है, या कैंसर फॉर्मेशन की जीत हो जाए जिसको कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं, तो कैंसर का केस हो गया। कहा जाता है कि जैसे कि वो तंबाकू पर लिखा होता है कि इसका सेवन करने से कैंसर हो सकता है, ये कैंसर होता है, ये सभी कई बार लिखते हैं। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों पर लिखा जाता है जो ये नशे की चीज़ें होती हैं इन पर, तो कुछ लोग खाते हैं, कुछ को हो जाता है और मोस्ट ऑफ दी केसेस में ज़्यादातर को नहीं होता है। तो क्या उनके चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वहाँ पर उस केसेस में? जिनको हो जाता है उनके बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम मैंने बताई, खाने पीने का बताया, वायु प्रदूषण। अब दिल्ली में कोई तंबाकू खा रहा हो तो ऑलरेडी पोल्यूशन उसको डैमेज कर रहा है, और ये खा रहा है, जल्दी होगा। कुछ जेनेटिक डिटर्मिनेंट होता है कि कुछ जेनेटिकली कैंसर के लिए ज़्यादा प्रोन है, उनका जीन इस तरह का एक्सपोज है, अगर उनके ऊपर तंबाकू का एक्सपोजर हुआ तो। लेकिन तंबाकू का एक्सपोजर कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो ये दलील देते हैं कि सबको थोड़ी हो जाता है, सबको उसमें नहीं हुआ जितनी जल्दी आपको हुआ होगा, लेकिन होगा सभी को, टाइम लग सकता है। होगा सभी को, होगा सभी। कैंसर सेल हम सबके अंदर होती है। अब कैंसर सेल हर दिन बताया पनप रहा है। जिस दिन डिफेंस सिस्टम को आपने कमजोर कर दिया, और तंबाकू क्या करता है, अल्कोहल क्या करता है, दोनों टॉक्सिन है, कैंसर फॉर्मेशन में मदद कर रहा है और डिफेंस सिस्टम को कमजोर करके उसके प्रोपगेशन में भी मदद कर रहा है, उसको बढ़ने में मदद कर रहा है, दोनों काम करता है। ठीक है। अच्छा, आपने अभी जस्ट बताया कि कैंसर की पहली स्टेज होती है जहाँ पर बहुत ही आसानी से उसे क्योर किया जा सकता है 3 हफ्तों में। कोई बीमारी होगी, सिम्टम होंगे, आप चेक करवाओ और उसे इजीली क्योर किया जा सकता है। कैंसर की कितनी स्टेज होती है, उसका क्या क्या ड्यूरेशन होता है टाइम का? आमतौर पे 2 तरह का कैंसर समझ लीजिए। सॉलिड ट्यूमर मतलब जो गठान फॉर्म में प्रेजेंट करता है, एंड लिक्विड या समझाने के लिए तरल पदार्थ जैसा ट्यूमर जो ब्लड कैंसर को कहते हैं। ब्लड कैंसर के लक्षण किसी ट्यूमर गठान जैसा यूजुअली नहीं आता है अनलेस कि लिम्फ नोड बढ़ा हो, लेकिन सॉलिड ट्यूमर को डिवाइड करने के लिए स्टेज 1 to 4 कहा गया है। ठीक है। उसके भी कई डिवीजन होते हैं, टेक्निकल समझने की जरूरत नहीं है जनरल पब्लिक को, या ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए ये काम है। कॉमन पब्लिक ये समझे प्री कैंसर, अर्ली कैंसर, इंटरमीडिएट स्टेज एंड एडवांस स्टेज। 4 स्टेज हो गई। प्री कैंसर बिल्कुल शुरुआती है, भी कैंसर बना भी नहीं है, मतलब एक चादर जैसी झिल्ली होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके ऊपर है, इसमें फैलने की कोई संभावना नहीं है। इस पे अगर रोक दें तो कैंसर नहीं बनेगा। अच्छा, बना ही नहीं कैंसर? बना ही नहीं। अर्ली स्टेज मतलब कैंसर जिस ऑर्गन में बना वहीं सीमित है, कहीं अभी तक नहीं है बड़ा। ठीक है, तो ये क्यूरेबल है। इंटरमीडिएट स्टेज मतलब जिस अंग में कैंसर है वहाँ बड़ा हो गया है, आसपास की गठानें बड़ी हो सकती है। इस कैंसर में कई तरह की पहले दवाई या सिकाई दे के छोटा करना होता है, फिर ऑपरेशन करना होता है, फिर ये ठीक होता है। इंटरमीडिएट स्टेज। एडवांस स्टेज टेक्निकली स्टेज 4 को कहते हैं। स्टेज 4 मतलब जिस अंग में कैंसर बना वहाँ से उठ के कई जगह फैल चुका है। अब ये कैंसर क्यूरेबल नहीं है। इसमें सिर्फ हम बात करते हैं टू प्रोलॉन्ग द लाइफ, जीवन को बढ़ाओ, एंड टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ, बढ़े जीवन में तकलीफ ना हो। दो ही एम से इसका इलाज करते हैं। कोई अगर गुमराह करने के लिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो भगवाधारी व्यापारी भी हो सकता है, मॉडर्न हॉस्पिटल का डॉक्टर भी हो सकता है कि मैं ठीक कर दूंगा, चमत्कार कर दूंगा, फूंक मार दूंगा, भभूत कर दूंगा, रुद्राक्ष पहना दूंगा, कुछ कह सकता है। या मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर कह सकता है मैं महंगी दवाइयाँ दूंगा, घर बेच के आ जाओ। मानने की जरूरत नहीं है। स्टेज 4 कांट बी क्योर्ड, वी कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ एंड गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, लेकिन स्टेज 3 तक हम क्योर कर सकते हैं? स्टेज 3 तक हम क्योर कर सकते हैं। ओके। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कितना टाइम? ये डिपेंड करता है किस अंग का कैंसर है, किस टाइप का है, और किस स्टेज पे प्रेजेंट किया। 3 चीजें से हमें ये पता चलता है कि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना लंबा हो। अच्छा, कितने तरह के होते हैं कैंसर भी? कैंसर हेड टू टो किसी अंग में हो सकता है एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट में कैंसर नहीं हो सकता? हार्ट में मिक्सोमा एक ट्यूमर होता है, कैंसर नहीं होता है। अब देखिए कितनी विडंबना की चीज, जो
अंग पूरे 24 घंटे काम कर रहा है उसमें कैंसर नहीं कैंसर होता नहीं है। होता। लेकिन बाल के जड़ से लेके हाँ। नाखून तक ओके। कैंसर कहीं हो सकता है। तो इतने सारे कैंसर होते हैं। इतने सारे कैंसर अगर कोई होते हैं। नंबर है इसका कि इतने टाइप बिल्कुल का नंबर कोई है। बॉडी में जितने टाइप के टिश्यूज हैं उतने उससे कई गुना ज्यादा टाइप के कैंसर हैं। ओके। मतलब एक अंग में कई टाइप के भी कैंसर होते हैं। ओके। इन मोस्ट कॉमन कैंसर कौन कौन से होते हैं इसमें से? मोस्ट कॉमन कैंसर अगर मान लीजिए कि पुरुषों में माने हाँ। तो लंग का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, मुंह और गले का कैंसर, मोर गला कैंसर। ये उत्तरी भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें ये सबसे कॉमन है। महिलाओं में हाँ। मेट्रो सिटी में स्तन का कैंसर कॉमन है। और इन जनरल पूरे इंडिया को अगर रख लें तो सर्विकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ओके। सबसे ज्यादा कॉमन है। ओके। दूसरे जो कैंसर अब पनपने लगे हैं ज्यादा इंडिया में, कोलोरेक्टल कैंसर मतलब बड़ी आंत का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पुरुषों में ग्रंथि होती है यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली के नीचे, जिसको गदूद बोलते हैं आसान भाषा में, उसका कैंसर, ये अब कॉमन होने लगा है। ओके। तो इस तरह से कैंसर रीजनल भी चेंज होता है। जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर उत्तरी भारत में कॉमन है, पैंक्रियाज कैंसर दक्षिणी भारत में कॉमन है, स्टमक कैंसर जापान में बहुत कॉमन है, इसोफेगस कैंसर जापान में बहुत कॉमन है क्योंकि स्मोक फ्रूट खाते हैं। ओके। फिश को, चिकन को स्मोक धुएं पे पकाते हैं, उसको हाँ। खाने से नाइट्रोसामिन उसके प्रोटीन के साथ बन जाता है, इसके कारण उनको इसोफेगस स्टमक कैंसर कॉमन है। ओके। उत्तरी भारत में पुरुषों में गुजरात का कच्छ एरिया, इसमें तंबाकू का सेवन काफी होता है। अच्छा। उनको मुंह का कैंसर, गले का कैंसर उनमें ज्यादा कॉमन है। ये तो यूपी बिहार में बहुत होता है। हाँ, तो उत्तरी भारत में पूरा अच्छा, उत्तरी भारत पूरा, अच्छा उसी में आ गया। हाँ करेक्ट, सॉरी उसी में आ गया वो तो। साउथ इंडिया में ही कम होता है ये चीज। साउथ इंडिया में कम है, तंबाकू का सेवन कम है। फिर नॉर्थ ईस्ट में अगेन सुपारी, जिसको उधर तांबुल बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसका सेवन है। वहाँ यंग एज में बच्चों में कैंसर हो जाता है, तांबुल सुपारी से भी कैंसर। ओके। आपने दो टाइप बताए थे कैंसर के, एक ब्लड कैंसर होता है एंड एक और सॉलिड ट्यूमर जो हमेशा होता है। ब्लड कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं? ब्लड कैंसर में किस टाइप का ब्लड कैंसर, उस पर लक्षण देगा। आमतौर पे यूजुअली लोग प्रेजेंट करते हैं फीवर लेके, या स्किन के नीचे रेड या नीले धब्बे आने लगते हैं, मतलब प्लेटलेट की कमी हो गई, ब्लीडिंग हो गई। ओके। या कहीं गठान लेके प्रेजेंट कर सकता है, लिम्फ नोड इलाज हो गया। इस तरह से किस टाइप का कैंसर, उसमें जैसे एक्यूट ल्यूकेमिया होता है, क्रोनिक ल्यूकेमिया होता है। एक्यूट में माइलॉइड ल्यूकेमिया, लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, सिमिलरली क्रोनिक में उसके भी कई टाइप हैं। तो किस टाइप का ब्लड कैंसर हो रहा है उससे डिपेंड करता है कि मरीज प्रेजेंट कैसे करेगा। ओके, लेकिन सिम्टम्स का शो होगा कहीं, सिम्टम्स हो। अच्छा, बिल्कुल। और सॉलिड कैंसर में भी सिम्टम जहां पर भी होगा वो आमतौर पर गठान हाँ। या कोई जख्म जो भर नहीं रहा है, जैसे तंबाकू खाने वाले को मुंह में जख्म है, हाँ। ब्रश करता है ब्लड आ जाता है, जख्म भर नहीं रहा है, मुंह का कैंसर हो सकता है। ओके। स्त्रियों में स्तन में गठान है, गठान का साइज बड़ा हो रहा है, दर्द नहीं है, स्तन का कैंसर हो सकता है। महिलाओं में मंथली साइकिल के अलावा, माहिवारी के अलावा ब्लीडिंग हो जाती हो, सर्विकल कैंसर हो सकता है। पोस्ट मेनोपॉजल, जिनकी माहवारी रुक गई हो, उसके बाद ब्लीडिंग हो जाए 4-6 साल बाद, एंडोमेट्रियम का कैंसर हो सकता है। तो इस तरह से किस अंग में है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं इस लक्षण को लेके लोग प्रेजेंट करने हैं, कितना लंबा लक्षण है, उसके हिसाब से टाइप ऑफ कैंसर होगा। ओके। लेकिन ये कैसे पता करें किसी को, अगर मान लो इस तरह का दिखा भी कुछ कि ये नॉर्मल है, या फिर जैसे कई बार मसल के भी टिश्यू बन जाते हैं, कई लोग जिम करते हैं, तो जैसे मेरे भी एक हल्का सा टिश्यू यहाँ पर, बस वो काफ़ी टाइम से वो मसल का बना शायद कुछ ऐसा वो हो गया, या फिर किसी फीमेल में अगर उनको दिखते हैं इस तरह के, तो कैसे पता करें नॉर्मल है या फिर ये कैंसर का लक्षण है? पहले चीज तो यही गौर करनी है, असामान्य लक्षण हाल फिलहाल में नया चालू हुआ है, कैंसर की जांच करें। असामान्य लक्षण का मतलब है किसी की दिनचर्या बिल्कुल नॉर्मल थी, हाँ। अब कई दिनों से उसको जब टट्टी के लिए जाता है तो एक बार टट्टी साफ नहीं होती है, टट्टी में ब्लड आता है, पेशाब में खून आता है, या उसको भूख नहीं लगती है, भूख ज़्यादा लगती है। इस तरह का असामान्य लक्षण कुछ भी हो तो इंसान सारी बीमारियां जो डॉक्टर देख रहा है, सस्पेक्ट कर रहा है, खुद भी बोले और डॉक्टर को बोले कि इसके लिए कैंसर की जांच करा दें। असामान्य लक्षण पहला, ठीक है। और वो असामान्य लक्षण परसिस्ट कर जाए, जैसे मैंने बताया 3 हफ्ते से ज़्यादा, कैंसर की संभावना ज़्यादा होगी। ओके। इसलिए इन चीज़ों को गौर से देखे, डॉक्टर को संपर्क करें, पैनिक ना करें और उसकी जांच कराएं। ओके। ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पर सिम्टम ही ना दिखे, या फिर ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल होता है। सिम्टम नहीं दिखे कहना मुश्किल है। जो लोग अवेयर होते हैं उनको सिम्टम दिखता है। ठीक है। अनअवेयर लोगों की दिक्कत क्या होती है, वो बहुत उसको कॉमन सिम्टम मान लेते हैं। आम सिम्टम जो मिस होता है वो होता है या तो पेट में तकलीफ, जिसको कॉमनली हम मेडिकली कहते हैं डिस्पेप्सिया, डिस्कम्फर्ट है, पेट फूला होता है खाने के बाद, एसिडिटी होती है, लोग समझते हैं एसिडिटी की तकलीफ इग्नोर करते हैं। खांसी,
इंडिया में सबसे ज़्यादा लंग कैंसर मिस होता है, जिसको लोग खांसी समझ के ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करने लगते हैं, लेकिन कैंसर होता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है ट्यूबरक्लोसिस को। ओके 2 महीने में कैंसर बढ़ जाता है, तब लोग भेजते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, किसकी जांच करा लो। ओके तो इस तरह के लक्षण हो और लक्षण नहीं जा रहे हों तो प्रॉपर जांच करा लें। मतलब इन अवेयरनेस का मेन करिए कि आप Awareness आपको की कितना कमी कुछ है। ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी बॉडी को। बिल्कुल। ओके। और जो गिठान वाला पार्ट था आपने बताया था, उसमें नॉर्मल है ये कैसे पता लगेगा एग्जैक्टली? अलग अलग है। हाँ स्तन के लिए तो मैं कहता हूँ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, हर महिला अपने स्तन का सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने फिक्स डेट को करे। अगर कोई नई गठान महसूस हुई तो डॉक्टर को जाकर दिखा दे, ये तो जरूरी हो गया। हाँ उसके बाद शरीर में कोई गठान हो, जैसे मैंने बताया पुरुषों में तंबाकू खाते हों, सिगरेट पीते हों, बीड़ी पीते हों, मुंह में छाले हों, भर नहीं रहे हों, तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके थ्रू पता कर सकते हैं बॉडी में कहीं पर कैंसर वगैरह है या नहीं है? ब्लड टेस्ट सॉलिड ट्यूमर के लिए प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं है। नहीं है। ब्लड कैंसर ब्लड टेस्ट में ही पता चलता है। ओके ब्लड का काउंट बढ़ा मिल सकता है, प्लेटलेट कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन लो हो सकता है, हीमोग्लोबिन हाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये सारे लक्षण ब्लड कैंसर की रिपोर्ट में दिख जाते हैं। ओके ठीक है। तो सॉलिड ट्यूमर के लिए सिर्फ उनको दिखाना ही सॉलिड ट्यूमर उनको दिखाना पड़ेगा, उसकी जांच करानी पड़ेगी, उसी से कंफर्म होगा। ओके ठीक है ठीक है। नहीं, पर फॉर एग्जांपल बॉडी में इस जगह जिसको पता ही नहीं लग रहा, मान लो किसी को पीठ पीछे इस तरह से कुछ हुआ हो, उसको दिख ही नहीं रहा हो, तो ये तो स्टेज बढ़ जाएगी काफ़ी उसकी। नहीं, उन केसेस में पेन होता है, पेन का कुछ देखिए है? कोई भी जगह ऐसी नहीं हाँ। ह्यूमन की, हाँ। हालांकि प्रैक्टिकली हो गया है कि जैसे अब लोग अपने हाथ से पीठ को नहीं छू पाते हैं, हाँ स्क्वेटिंग पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं, जिसके कारण उनका टट्टी की जगह क्लीन करने के लिए जेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि नहाने में, शावर लेने में स्पेशली को शरीर के पूरे अंग को छू सके, स्वास्थ्य की परिभाषा भी है। अच्छा। और दूसरा कि आप पैल्पेट भी कर लेंगे कहीं कोई चीज़ एबनॉर्मल हो रही है। लेकिन आजकल होता क्या जा रहा है कि इंसान अपने शरीर को नहीं टच कर पा रहा है, उसमें मिस होने की संभावना रहेगी। ओके ओके। तो ये तो हमने फिर कैंसर क्या होता है, इसके रीज़न क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, और आपने ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से बताया। अब इसके बारे में अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मेडिकली इसको क्योर किया जाए, या फिर लाइफस्टाइल को ठीक करके इसे क्योर किया जाए। आप एक डॉक्टर हैं, तो आपके पास अगर कोई आता है और स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 एंड 4 में, तो आप उनके लिए अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग क्या एडवाइस करते हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं? बिल्कुल एक कैंसर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है कि किस एज में किस अंग का कैंसर है, कौन सा स्टेज है, कौन सा टाइप है, इसके हिसाब से मॉडर्न मेडिसिन ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। ओके लाइफस्टाइल, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, ये होगा पूरी तरह से मॉडर्न मेडिसिन। इनमें से कोई भी उपयुक्त नहीं है जो पूरी तरह कैंसर ठीक कर देगा। ओके मॉडर्न मेडिसिन का रिजल्ट अभी तक कैंसर ठीक करने में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हॉलिस्टिकली हर विधा को मिलाए। आयुर्वेद की अच्छी चीज़, नेचुरोपैथ की अच्छी चीज़, योग की अच्छी चीज़, आयुर्वेद की अच्छी चीज़ मिलाएं, मॉडर्न मेडिसिन की अच्छी चीज़ को मिलाएं, एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, कैंसर क्योर रेट बढ़ जाएगा, कैंसर डिटेक्शन बढ़ सभी जाएगा। तरफ से आप सारी अपनी एड़ी चोटी का जो लगा सही करने के लिए। और उस टाइप का सही नहीं करना कि आयुर्वेद वाला कहे कि मॉडर्न मेडिसिन बेकार है, वो काम मत करो, मॉडर्न मेडिसिन वाला कहे आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथ बेकार है, वो उसको मत करो, ऐसा नहीं है। जिसकी जो अच्छी बातें हैं एक जगह, उसका संगम होना चाहिए। ओके ठीक है। तो सारी चीज़ें अप्लाई करने से सही है कि कोई अगर मेडिकल फील्ड में मेडिसिन भी ले रहा है, आयुर्वेद की मेडिसिन भी ले रहा है, बिल्कुल लेना चाहिए, होम्योपैथी भी ले रहा है, तो सब चलेगा? बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा बिल्कुल लेना ही है। ओके बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जो जड़ी बूटियों से निकल के आयुर्वेद के रास्ते मॉडर्न मेडिसिन ने एक्वायर किया है। करेक्ट करेक्ट। तो क्या उस पर मॉडर्न मेडिसिन का नाम दे देने से वो मॉडर्न मेडिसिन हो जाएगी और उसको संस्कृत में लिखने से आयुर्वेद हो जाएगा? जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस कमरे में 4 साउंड बॉक्स रखे हैं, तो मैंने क्या बोला है, हिंदी बोला है, कुछ और बोला है? इंग्लिश हिंदी दोनों बोला आपने। इंग्लिश वाली साउंड बॉक्स हो गया। हाँ मैं कहूँ स्वर्ग की पेटी रखी है, अब क्या हो गया? हिंदी हो गया। हिंदी। कमरा क्या है? हिंदी। हिंदी नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया इसलिए आपको लग रहा है हिंदी है। कमरा पर्सियन है। अच्छा। तो जो बात समझ में आ जाए वो तो आयुर्वेद है, हाँ और जो समझ में नहीं आया वो मॉडर्न मेडिसिन है। आमतौर पे ये धारणा बन गई। हाँ करेक्ट। भाई जिस विधा में जो चीज़ अच्छी है उसको दूसरी विधा अक्वायर कर रहा है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन की टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आयुर्वेद अक्वायर कर ले, और एक जगह बैठे ये देखे कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी है। अल्टीमेटली ये मेडिकल साइंस नहीं है, ये ह्यूमन साइंस है, मानवता का विज्ञान है। तो मानवता के भले के लिए जो किया जा सकता है सब इकट्ठे मिलकर करें, ईगो हटाएं और एक जगह मिले। अभी क्या दिक्कत हो रही है, आयुर्वेद का कुछ व्यापारी पॉडकास्ट, टीवी
यूट्यूब पे आके कुछ भी क्लेम कर रहा है, बायोप्सी मत कराओ, पेट मत कराओ, उसका क्या एविडेंस है? डॉक्टर भी नहीं है, उसने 12th के बाद डॉक्टरी भी नहीं करी है, आयुर्वेद की डॉक्टरी भी नहीं करी, लेकिन डॉक्टर बना हुआ टीवी पे। उससे लोग गुमराह हो रहे हैं। हर दिन मेरे पास 5 से 7 ऐसे गुमराह होकर मरीज आ रहे हैं जिनसे मैं पूछता हूँ, मुझे आगे पूछो अब कि अब ठीक नहीं हो रहा, अब तुम क्या कर रहे हो? मॉडर्न मेडिसिन में इलाज कर लिया, फिर कैंसर रिलैप्स होता है अगर, तो कहीं कमी रह गई होगी। उस कमी को भरने के लिए इसमें कहाँ नेचुरोपैथ से मिल सकता है, योग से मिल सकता है, आयुर्वेद से मिल सकता है, उसको जोड़ने की जरूरत है। ओके, कि अल्टीमेटली हमें जो बेस्ट रिजल्ट देना चाहिए उसको देने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा डीप में जाएंगे। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल स्टेज 1 में आपके पास कोई आता है तो आप उसको मेडिसिन देते हैं, तो उसमें सर्जरी किस जगह पर आती है? सर्जरी का कोई रोल है? अर्ली स्टेज में सर्जरी ही ठीक करता है। ठीक है, और अगर बीमारी एडवांस हो गई तो या तो कीमोथेरेपी, जिसको मेडिसिन आप कह रहे हैं, कीमोथेरेपी थर्ड स्टेज, ओके, तो कीमोथेरेपी देकर उसको श्रिंक कीजिए, छोटा कीजिए, फिर ऑपरेट कीजिए। और एडवांस स्टेज हो गया जब क्योर नहीं हो सकता है, तो किसी तरह से दवाइयों से उसको रोक के रखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ दीजिए, या बेस्ट सपोर्टिव केयर एक तरीका होता है कि कीमोथेरेपी मत दीजिए, उसको ये सपोर्ट कीजिए उसको तकलीफ ना हो। ओके, तो और दवाइयों से सपोर्ट कीजिए, उसको मेडिसिन कह सकते हैं। ओके, और सेकंड स्टेज में अगर हम बात करें, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज को अर्ली स्टेज कहते हैं, इसमें सर्जरी क्यूरेटिव होता है। ओके, अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना, सर्जरी के बाद में फिर से पनप जाता है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, मॉडर्न मेडिसिन के किसी के इलाज के बाद मैंने कहा कि अगर कैंसर किसी में पनप रहा है तो कहीं कमी रही है, उसके सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल घूम रहे होंगे, तभी पनपा। उसको करेक्ट करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन के पास जो है वो करें। एट द सेम टाइम इसको ऐसे समझिए आप, कैंसर एक धुआं है, इसलिए मैंने कहा कैंसर बीमारी नहीं है, मैनिफेस्टेशन है, एक लक्षण है, प्रतिलक्षण है, मतलब समस्या कहीं और है। कैंसर एक धुआं है, आपने धुआं देखा, धुआं पे पानी डाला, थोड़ी देर के लिए धुआं शांत हो गया, ये मॉडर्न मेडिसिन का इलाज किया, लेकिन आग जहां थी वहां जलती रही, फिर से धुआं उठ के आ गया, आपने कहा कैंसर रिलैप्स हो गया। तो आग पे पानी कौन डालेगा? ये भी तो ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट का काम है। तो आग बुझाने के लिए मॉडर्न मेडिसिन के पास जो है वो करे, आयुर्वेद के पास जो है वो भी इस्तेमाल करे, योग के पास जो है इसको इस्तेमाल करे, नेचुरोपैथ को जो है पास जो है उसका इस्तेमाल करे। तब जाके होलिस्टिकली करेगा, तब कैंसर ठीक होगा। ओके, तो एक तो मेडिकल में जो आपको करना हो तो आप करोगे सही, तो आप उसको कुछ ऐसे एडवाइस करते हो कि लाइफस्टाइल में आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे? बिल्कुल, तो प्लीज बताइए ना, वो डीप में काफी। अब वो तो जो मरीज आता है उसी को पता चलता है। खाना बहुत बड़ा रोल है, 30 से 35% खाने का रोल है कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। कैंसर में ठीक है, कैंसर बनने में भी या कैंसर के ठीक होने में, दोनों में रोल है। ओके, लाइफस्टाइल में सोने का, किस समय सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, बहुत बड़ा रोल है। ओके, पीने का, क्या पीते हैं, कैसे पीते हैं और कब पीते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जीवन शैली में क्या क्या चीजें इंक्लूड करें, जैसे योगा, माइंडफुलनेस, ध्यान, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा रोल है इंसान की रिकवरी में। तो ये पूरी तरह एक होलिस्टिक अप्रोच है, तभी जाके कैंसर क्योर होता है। ओके, और अगर वाकई हिंदुस्तान चाहता है कि इसको विश्व गुरु बनना है, तो कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर और डायबिटीज का तो कैपिटल ई बन चुका है। इसको उठाए, होलिस्टिक ट्रीटमेंट करे, पूरा विश्व इसको फॉलो कर लेगा। लेकिन अभी हिंदुस्तान बचपना कर रहा है, जो पास्ट में ऋषि मुनि ने हमारे किया है उसको ना फॉलो करके पागलों की तरह लड़ाई में लगा हुआ है। कभी जात की लड़ाई, कभी धर्म की लड़ाई, कभी विधा की लड़ाई, कभी वर्चस्व की लड़ाई, मतलब लड़ाई ही हो रही है। लड़ाई छोड़ के कुछ कर लो। तुम्हें लड़ाई किससे, अपनों से क्यों कर रहे हो लड़ाई? तुम अगर कुछ बड़ा कर लो तो पूरा विश्व तुम्हारी तरफ देखने को तैयार है। करेक्ट। जो हमारे पास अच्छाई थी विश्व लेके गया। आज हम उस अच्छाई को बांटे हुए हैं। डिविजिव माइंडसेट इंडिया में हो चुका है। उस डिविजिव माइंडसेट से आप कैंसर और हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसी बीमारी को परास्त नहीं कर सकते हैं। ये बहुत एग्रेसिव बीमारी है। इसको ठीक करने के लिए आपको एग्रेसिव एंड यूनाइटेड माइंडसेट करना पड़ेगा। हम कंपटीशन में लगे हुए हैं, कंपटीशन में लगे, हमें कोलैबोरेशन में आना पड़ेगा। कोलैबोरेशन में आना पड़ेगा। करेक्ट। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पर कोई मेडिकल फील्ड से आए और आयुर्वेद और इन सबको सपोर्ट करे, कोई आयुर्वेद से आए और वो मेडिकल फील्ड को भी सपोर्ट करे, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अदरवाइज वो अपनी फील्ड में तो अपनी फील्ड के ही बारे में बताएगा कि नहीं यही इससे होगा, बाकी सब ऐसे बताते हैं वैसे बताते हैं। भाई अगर कोई भी फील्ड इतना ही एक्सपर्ट हो गया होता तो अभी तक विश्व गुरु हो गया होता, उसको नोबेल प्राइज मिल गया होता। अगर आयुर्वेद ही कह रहा है को कैंसर ठीक कर रहा है, खास करके आयुर्वेद का कोई पढ़ा लिखा डिग्रीधारी वैद्य कोई नहीं कह रहा है। जो कह रहे हैं वो व्यापारी हैं। ठीक है, आप उठा के देखिए यूट्यूब, उसमें कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। आयुर्वेद का डॉक्टर प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहा है, जो
अच्छे डॉक्टर जो जेन्युइनली केयर करना चाहता है वो मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद के डॉक्टर सब मिलकर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। ये जो चल रहा है ये डॉक्टर नहीं है। ओके। अब उनको शांत करना लेकिन आयुर्वेद वालों का काम है हाँ। कि भाई आपके यहाँ इस तरह से फर्जी चल रहे हैं व्यापारी लोग, तो कौन शांत करेगा? जैसे मान लीजिए अपोजिशंस। कि मॉडर्न मेडिसिन में कंपनी का मालिक आके बताने लगे कि ये दवा खा लो और टीवी पे बैठ के नीली पीली बोतलें बेचने लगे, तो मैं तो ऑब्जेक्ट कर दूंगा कि भाई तुम तो इंटाइटल्ड नहीं हो, पहले डॉक्टर बनो, डॉक्टरी की पढ़ाई करो। हाँ। तो आयुर्वेद वाले डॉक्टर बोलते क्यों नहीं? बोलना चाहिए। करेक्ट। सेम प्राकृतिक चिकित्सा वाले जो क्वालिफाइड लोग हैं वो बोलते क्यों नहीं? कोई भी आजकल प्राकृतिक चिकित्सा करने लगा है। कुछ लोग इसके में दलील देते हैं कि जब गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा थी, वो जमाना अलग था। अब विज्ञान हर कुछ का एविडेंस मांगता है, प्रमाण मांगता है। प्रत्यक्ष विज्ञान हर समय कहता है प्रत्यक्ष बताओ, प्रमाण दो। इसका जमाना है तो आपको देना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। अगर जमाने के साथ चलना है, अगर पूरे विश्व को बताना है, खास करके पश्चिमी देशों को बताना है, तो आपको जो भी करना होगा कि रिप्रोड्यूसिबल हो। तुम कर पा रहे हो, तुम बताओ, वो भी करके देखेंगे। अगर वो भी कर पाएंगे तब मानेंगे तुम सही कह रहे हो। मॉडर्न मेडिसिन इसी कारण पॉपुलर हुआ है। अनेकों रिसर्च करता रहता है, टेक्नोलॉजी ढूंढता रहता है, जो बाकी विधाओं में लैकिंग है। और शायद हमारे पास में तो ऐसी चीज़ें जो कि शायद विदेशों के पास में नहीं है। वहाँ पर सिर्फ मेडिकल साइंस है, हमारे पास में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। इसीलिए मैंने कहा भारत चाहे तो विश्वगुरु बन सकता है, चाहे तो बन सकता है, चाहे तो बन सकता है कि भारत के पास ही 6 उपविधाएं हैं। आयुर्वेद, मॉडर्न मेडिसिन, होम्योपैथ, योगा, नेचुरोपैथ और यूनानी। क्या? यूनानी भी है। मतलब यूनानी एक पद्धति है, आपको नहीं मालूम? अच्छा, यूनानी पद्धति है, यहाँ है जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ यूनानी पद्धति भी है पैरेलल। सीबिया कॉलेज है, लोगों को पता भी नहीं है। तो जो जिस पद्धति में अच्छी चीज है उसको उठा सकते थे, हमारे यहाँ है। लेकिन लोग यूनाइट होने को तैयार नहीं है। ओके। अच्छा, फिर भी हम एक थोड़ा सा बीच आकर लाइफस्टाइल जो आपने बताया, उसमें आपने बताया था कि 30% एग्जैक्टली 35% खाना रोल होता है खाने का, कैंसर के होने में भी और कैंसर के ठीक होने में। तो कौन से खाने से कैंसर होने के चांसेस 35% बढ़ जाएंगे? प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नंबर 1। ठीक है। प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ब्राजील का क्लासिफिकेशन नोवा क्लासिफिकेशन है, नोवा 1, 2, 3, 4। 3 को कहते हैं प्रोसेस्ड, 4 को कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अगर भारतीय भाषा में बात करें तो 3 तरह की रसोई है। भगवान की रसोई, प्रकृति ने जो दिया है आप खा सकते हैं, जैसे फल फूल सब्जी जो एज इट इज खा सकते हैं। ये आपको स्वस्थ रखेगा, कैंसर ना होने में मदद करेगा, और कैंसर हो जाए तो ठीक होने में मदद करेगा। अच्छा, ठीक है। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन भारतीय रसोई में बन रहा हो, ये खाएं, ये भी आपके लिए फायदेमंद। दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनता है घर में, भारतीय घरों में, रीजन के हिसाब से आप खाएं, आप स्वस्थ रहेंगे। तीसरा है शैतान की रसोई। शैतान की रसोई नोवा 3 और नोवा 4 है, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जो डब्बा बंद पैक्ड फूड आ रहा है, ये हर समय आपको बीमार करेगा, और बीमार हो गए तो ठीक नहीं होने देगा। अच्छा। अफसोस बस भारत के सारे स्कूलों में, सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैक्ड फूड मिल रहा है। अब इस पे लगाम लगना चाहिए कि अस्पताल में मरीज इलाज कराने गया, तुम ही बेच रहे हो, तो मतलब एक तरह से स्टैंपिंग कर रहे हो कि हाँ ठीक है ये खाना खा सकते हैं। पहला, तंबाकू, अल्कोहल पॉइजन है। ओके। अल्कोहल अगर आज इन्वेंशन होता, पुरानी चीज है इसलिए चला आ रहा है, आज अगर इन्वेंशन होता तो विज्ञान इसको आगे नहीं आने देता, इसको टॉक्सिन मतलब पॉइजन बोल के, इसको जहर बना के लेबलिंग करके बेच दिया जाता कि जहर जब पीना है तो ये पी लेना। अच्छा। ये इतनी पुरानी चीज है इसलिए चला आ रहा है। ठीक है। चलिए, प्रदूषण। अब प्रदूषण का तो कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रदूषण के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट पोल्यूशन, और पोल्यूशन करेक्टेबल है। यूनाइटेड किंगडम में थेम्स नदी थी, जिसके कारण माना जाता है, इतनी गंदी नदी थी, इतनी बदबू थी उसमें कि माना जाता कॉलरा इसी से होता है। अच्छा। आज उस नदी में इतनी सफाई है कि उससे फिशिंग करते हैं लोग, कॉइन डालते हैं और फिश लेके घर जाते हैं, इतनी क्लीन नदी है। तो अगर यूनाइटेड किंगडम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये हम करेक्ट कर सकते हैं, करेक्टेबल है, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। तो अब प्राथमिकता हमारी ये रही नहीं है कि स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता हो, जो हमारी से मतलब पब्लिक की। हम अगर मांगेंगे कि हमें गुड क्वालिटी एयर, गुड क्वालिटी फूड, गुड क्वालिटी वाटर चाहिए,
प्रदूषण खत्म कर दिया जाएगा। हमें तो उलझा के रखा गया है जाति धर्म में, तो हमारी डिमांड ही नहीं हो रही है, उसको हमें ठीक करना चाहिए। ये प्लास्टिक बहुत बड़ा किलर है, कैंसर कराने में भी और हो गया तो ठीक ना होने देने में पूरा रोल है। जो इतने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप लगाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर डाई से लेके फेस पे कॉस्मेटिक, क्रीम में कॉस्मेटिक, साबुन शैम्पू में कॉस्मेटिक, जितनी चीज़ें आप लगा रहे हैं उसमें आप पढ़िए उसके कंटेंट को, उसको इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा ट्रैक्लोसन, पैराबेन, थैलेट्स, ये सारे कैंसर फॉर्मिंग है। हेवी मेटल्स कैंसर फॉर्मिंग है। इसको हटाएं अपने जीवन से। रिंकल फ्री, डस्ट फ्री और क्या क्या लोग ग्रीज फ्री कपड़े पहनते हैं, बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं खाने को पैक करने के लिए, इसमें पीफैस पीफॉस है। नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल करते हैं, पीफैस पीफॉस है। ये सब कैंसर कारक है, इसको फॉरएवर केमिकल करते हैं। एक बार अंदर चला गया, सदैव सदैव के लिए आपके अंदर जमा रहेगा, कैंसर कराएगा। अच्छा, ओके। इसको अपने जीवन से उतारें। ऐप बेस्ड फूड आप लाते हैं, रात को नहीं खाना चाहिए, आप रात को खाते हैं, सर्कैडियन रिदम डिस्टर्बेंस जगह है, कैंसर बढ़ाता है। और ऊपर से जब खाना नहीं खाना चाहिए रात को, आप रात को खाना खा रहे हैं, वो भी ऐप बेस्ड फूड मंगा के, क्योंकि आजकल मोबाइल पे खाना आ गया। अब नाम आप मत लीजिए, बुरा लगेगा किसी को, व्यापारी लोग हैं। ठीक है। तो खाना आपने मंगवाया, प्लास्टिक के डब्बे में बंद आया। अब प्लास्टिक से गर्म खाना आपने पैक किया, उसमें लीच कर गया केमिकल, जिसको माइक्रोप्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक आम भाषा में कहते हैं, या केमिकली कहिए तो थैलेट्स एंड बिस्फेनॉल ए, ये लीच कर गया। आप खाना खाए, भूख लग नहीं रही थी, एक जस्ट क्रेविंग एडिक्शन के लिए खाना खाया, खाना के बाद खाना बच गया, आपने रख दिया फ्रिज में। अब रात में जगे रहे, अब दिन में आप लेट से उठेंगे, किसी को पता नहीं था किचन में आप खाना खाने वाले हैं, तो आपने क्या किया, रात का खाना रखा हो तो उसी को उठाया, माइक्रोवेव में डाल दिया, फिर प्लास्टिक को फिर गर्म किया, फर्दर केमिकल लीच, कैंसर करा रहा है। ओके। जब आप देखते जाइएगा तब आपको लगेगा कि इस तरह की विडंबना हो चुकी है। अब एक चीज उठाइए आप, हेयर कलर। हमारे सारे मरीज 100% मरीज यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बाल रंग लें, तो मैं ये पूछता हूं कि ये परंपरा चली क्यों? बाल आपके काले ही रहे हैं, ये प्रकृति तो कह नहीं रही है। अगर प्रकृति कह रही थी, बच्चा पैदा हुआ था तब से काले बाल लेके जब इंसान जलाया जा रहा होता तब तक उसके बाल काले रहने चाहिए थे। तो प्रकृति तो नहीं चाह रही है, तो तुम प्रकृति विरुद्ध काम क्यों कर रहे हो? बाल रंग के क्या दिखाना चाह रहे हो? ये एक बाजार के तहत हेयर कलर पंप किया गया और ये दिया गया कि सो कॉल्ड जो नाचने वाले फिल्म स्टार टीवी पे, सीरियल पे, स्क्रीन पे दिखते हैं, उनके बाल ब्लैक है नहीं, ब्लैक किया हुआ है। भाई उनकी मजबूरी है, उनको वैसा दिखना है। आपकी क्या मजबूरी है? बीमारी क्यों ले रहे हैं? कैंसर ट्रीटमेंट होने के तुरंत बाद से पूछ लेते बाल रंग लें। मैं पूछता हूँ बाल रंग के करोगे क्या दिखाना चाहते हो? तुम हर्ष में 17 साल के रहोगे, और जो उम्र है उसके साथ एज ग्रेसफुली। करेक्ट। अगर मान लीजिए एक ऐसी परंपरा चल जाए और ऐसा कल्ट चल जाए कि 40 साल का व्यक्ति और उसके बाल सॉल्ट एंड पेपर हो, 50 साल का व्यक्ति उसके बाल सफेद हो, 60 साल का व्यक्ति बिल्कुल सफेद, तो आपका तो कल्ट हो जाएगा कि सफेद बाल वाले अच्छा, ये 60 साल वाले सब हैं, वेरी गुड, हम भी ऐसे ही बनेंगे बड़े हो गए। ये भी तो एक हो सकता है। ये भी हो सकता है, तो लोग सफेद कलर करवाने लग जाएंगे अगर काले हैं तो। ऐसा भी हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना कराएं तो आप एज के साथ हो ही जाएंगे, नेचुरली होंगे। तो आप मेहनत करेंगे, आप अपने एज के हिसाब से सिंक्रोनाइज चलेंगे, आपको होड़ नहीं रहेगी अपने आप को होल्ड बैक करने की कि मैं तो यहीं रहूंगा। आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो सेल्फ इनलाइटनमेंट की तरह नहीं बढ़ पाएंगे। ओके। तो ये तो मेन। अच्छा, इन सब में भी मोस्ट कॉमन और सबसे बेकार अगर आपको कोई एक चीज़ बतानी हो तो आप वो क्या बताएंगे जिसकी वजह से सबसे कॉमन और सबसे मेन चीज़ ये आ रही है कैंसर होने में? फूड एंड पोल्यूशन। फूड एंड पोल्यूशन। फूड में अगर कोई एक चीज़ कॉमन इंडिया में हो रही है तो शैतान की रसोई। शैतान की रसोई। ओके, ठीक है। आज हर घर में शैतान की रसोई घुस गई है। आज ही दरवाज़ा बंद कीजिए, शैतान की रसोई हम नहीं आने देंगे। अपने मोबाइल से ऐप को डिलीट कीजिए और आसपास के इस शैतान की रसोई का नंबर डिलीट कर दीजिए। ओके। भूख लग रही है, आधे घंटे छटपटा लो, लेकिन खाना खुद अपने चूल्हे पे बना लो। ऑनलाइन फूड डिलीवरी क्या बंद कर दो। ठीक है।
ठीक है। उसमें पाम ऑयल से लेके एक्सेसिव शुगर इंटेक से लेके एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक से लेके सारी चीज़ें ऐसी हैं, इंक्लूडिंग नो फाइबर, मिलावट, आप खाना नहीं खा सकते हैं, वो जहर है। ओके ओके। और अगर कैंसर को क्योर करने में फूड का फिर कितना रोल आता है? तो उसमें कैंसर क्योर करने में फूड का पूरा हाँ, रोल है। अब इसमें प्लांट डाइट बेस्ड प्लान फूड का हाँ, बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड रोल है कैंसर क्योर करने में, कि जितने एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर रिवल्सर फ्लेवोनॉइड्स और जितनी चीज़ें चाहिए वो आपको प्लांट से ही मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स, ये प्लांट से मिलता है। तो जब कैंसर रिकवरी हो रही है तो प्लांट बेस्ड फूड बढ़ा देना चाहिए। ओके, शुगर रिलेटेड फूड बंद कर देना चाहिए पूरी तरह। ठीक है। कुछ लोग दलील देते हैं कि दूध तो हम बचपन से खाते आए। अरे जो गलती करते आए तो आप तो बाल भी तो रंगते आ रहे हो बचपन से, तो बाल रंगोगे बचपन से, कहने का मतलब कि कितने जनरेशन से रंगाई का काम चल रहा है, तो गलत है तो है। दूध अगर इंसान की जरूरत होती तो माँ 6 महीने से बाद तक दूध देती ना भाई, पूरी जिंदगी दूध देती। माँ से ज्यादा कोई अपने बच्चे को थोड़ी प्यार करता है। गाय भैंस भी 6 महीने के बाद दूध नहीं देती है। दूध क्यों खाना है? इंडिया इज ए मिल्क ऑब्सेस्ड कंट्री। ऊपर से लोग दलील देते हैं कि मिलावट तो वायु में भी मिलावट है इसमें। अब भाई जो चीज अपने कंट्रोल में नहीं है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर, तो पॉलिटिशियन को बदल दो, सिस्टम बदल दो, पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसको टालो मत कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ कर सकते हो, तुम बदल दो पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल सिस्टम बदलो। अब जो दूध वाली बात है, दूध में इतना हार्मोन्स, इतनी एंटीबायोटिक्स दे के आपको दिया जा रहा है दूध, प्लास्टिक में बंद करके भेजा जा रहा है, सारे केमिकल्स लीच हो रहे हैं, उसमें क्या मिल रहा है आपको? जिस प्रोटीन और जिस कैल्शियम की बात कर रहे हो, कैल्शियम रागी मिल जाएगा और प्रोटीन अनगिनत सोर्स में मिल जाएगा। ओके, कौन सी ऐसी चीज है? 4,30,000 लीटर पर डे इंडिया का कंजम्पशन है, मिल्क कंजम्पशन, और 1,20,000 मिल्क प्रोडक्शन है। ओके, तो ये दूध कहाँ से आता है? सोचने वाली बात है। तो ये तो सोचना चाहिए कि दूध का जो पागलपन है, बच्चों को पीट रहे हो दूध खाने के लिए, दूध पीने के लिए, क्यों करना है तुम्हें? जैसे डिमांड कम होगी प्योर मिल्क आने लगेगा। आप जाइए स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, देखिए किस तरह से गायों को रखते हैं, किस तरह से मिल्क प्रोडक्शन। ऐसा मिल्क प्रोडक्शन है क्या हमारे पास? वहां जाके आप खा के देखिए दूध, आपकी तबीयत नहीं खराब होगी। ओके, इंडिया में आप खा के देखिए, 40% इंडियन लैक्टेज डेफिशिएंट है, दूध पचा ही नहीं सकते हैं, पेट फूला रहता है, दूध वाली चाय पी के पेट एसिडिटी होती रहती है, पेट ब्लोटेड रहता है, डिस्पेप्सिया होता है, लेकिन उनको लगता है नॉर्मल है। ये तो नॉर्मल है। छोड़ के देखो 10 दिन, आपको समझ में आएगा आप क्या खा रहे थे। मिल्क प्रोडक्ट ना लें। चिकन जो आप खा रहे हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट, चिकन, उसमें चिकन को तेजी से बढ़ाने के लिए उनको हार्मोन दिया, लेकिन तेजी से जब बढ़ते हैं तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन देते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है और ये इन्फेक्शन के लिए प्रोन रहता है। इन्फेक्शन का प्रोन हो, इन्फेक्शन ना हो के मर जाए, क्योंकि 1 महीने में उसको बड़ा करना है चिकन, तो उसको एंटीबायोटिक बहुत हैवी डोज में देते हैं। एंटीबायोटिक भी कौन सी? ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, जो आप चिकन कुक भी करते हैं डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये आप लेके एंटीबायोटिक, ग्रोथ हार्मोन अपने शरीर में डालना है, जो एक्टिव पहुंचता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है, बहुत सारे हार्मोन्स अब डाल रहे हैं बॉडी में। क्यों डालना है? मत खाओ चिकन, प्रोटीन और भी चीज़ों में मिल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को हमें बैलेंस करना चाहिए, कैंसर ट्रीटमेंट में भी, कैंसर के प्रिवेंशन में भी। ओके, चलिए मिल्क के बारे में आपने बात की, इसका मेन कोज ये है कि इसमें मिलावट हो रही है, प्लास्टिक की थैली में बंद हो रहा है, आप इसलिए चाहते हैं या फिर मिल्क बना ही नहीं है हमारे लिए? मिल्क 6 महीने के बाद के बच्चों के लिए बना ही नहीं है। लेकिन आपने फिर स्विट्जरलैंड और बाकी कंट्री का एग्जांपल दिया, तो आप वो एज सच मिल्क जैसे हम लोग खा रहे वैसा नहीं खाते, तो थोड़ा बेटर है एटलीस्ट। एक तो क्वालिटी बेटर है, दूसरा क्या है, वो मिल्क प्रोडक्ट बहुत निकालते हैं, चीज निकालते हैं, बटर निकालते हैं, घी निकालते हैं, बहुत सारी चीजें निकालते हैं, तो मिल्क इसलिए ज्यादा बनाते हैं। क्वालिटी बढ़िया है, लेकिन हमारे यहाँ क्वालिटी भी खराब, एज सच मिल्क पीने की परंपरा जो है उसको क्या आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? दूसरा वहां पे ऑप्शन है लैक्टोज फ्री मिल्क का, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो लैक्टोज खा किस लिए रहे हैं? तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थियरी है, इसलिए अपफ्रंट जो मिल्क इंडिया में अवेलेबल है, जो आप खा रहे हैं, वो आपके लिए खाने लायक नहीं। और जिस ग्राउंड पे खा रहे हैं वो ग्राउंड ठीक नहीं है, कि अभी तक खाते आए थे तो खा लें, या प्रोटीन और कैल्शियम मिल जाएगा, प्रोटीन कैल्शियम बहुत सारी चीज़ों मिल जाएगा जो आपके लिए सेफ है, उसको खा लें। ओके, तो मिल्क अगर प्लांट बेस्ड हो
जैसे आलमंड मिल्क वो होता अलग है चीज़, वो मिल्क नहीं है। तो वो वो मिल्क नहीं है, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क मिल्क नहीं है। फिर उसे क्या कहते हैं? बेसिकली प्रोटीन उधर से लिया गया है। हाँ, हाँ, मिल्क मीन्स जो एनिमल मिल्क है, एनिमल मिल्क। मिल्क उसी को कहते हैं। अच्छा, वो आप ले सकते हैं। उसको क्या कहते हैं अगर फिर वो बाकी नहीं, मिल्क मिल्क कह के हाँ, बेचते हैं क्योंकि हाँ, सफ़ेद है, हाँ, हाँ। लेकिन एक्चुअल मिल्क तो नहीं है। मिल्क का डेफिनेशन ही एनिमल हाँ, बेस्ड मिल्क। अच्छा, हाँ। ठीक है, ओके। फिर भी अगर फाइबर का कितना रोल है? यस, अच्छा, अभी फाइबर, एग्जैक्टली प्लांट बेस्ड फूड जो मैं कह रहा था, हाँ, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल फाइबर का है। फाइबर का रोल इसलिए है, गट माइक्रोबायोम, आपको 40 to 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपके गट में है, वो खाता है फाइबर। अगर उसको फाइबर आप नहीं दें तो आपके गट की लाइनिंग को खाता है, ओके, और लीकी गट हो जाता है, उसमें से सुराख हो जाता है। और गट क्या है आपका? एक तरह से सीवर सिस्टम है। गंदगी जो गट के थ्रू निकल रहा है, करेक्ट, वो आपके सिस्टम में एब्जॉर्ब होने लगता है, वो टॉक्सिन पूरे बॉडी को करता है। ओह, तो अपने पेट को, अपने पालतू को खाना तो देते हैं, हाँ, जैसे कुत्ता पालते हैं खाना तो देते हैं, तो गट में बैक्टीरिया आपने पाला हुआ है, उसके बिना जी भी नहीं सकते हैं, हाँ, कि वो सेकंड माइंड है। करेक्ट, और गट माइंड एक्सिस है, गट जैसा रहेगा वैसा ही आपका माइंड, मूड वैसा ही होगा। अगर गट हेल्दी है तो आप हैप्पी होंगे। हाँ, तो उसका खाना वहां मिला, बैक्टीरिया ने खाया, फ्री फैटी एसिड बनाया। फ्री फैटी एसिड एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डाउन होगा, कैंसर का रिस्क डाउन होगा, और रिपेयर चालू होगा, हीलिंग चालू होगी। ओके, तो गट बैक्टीरिया खाना है। दूसरा, टॉक्सिन्स जो इंटेस्टाइन में है, गट बैक्टीरिया फाइबर डाइजेस्ट होने के बाद बल्क बनाता है, टॉक्सिन को लपेट के निकाल देता है स्टूल में। तो ये फाइबर बहुत यूजफुल चीज है आपके खाने के लिए। ओके, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई आता है तो उसको आप अलग कुछ देते हैं या फिर मतलब कि ये डाइट प्लान है आपका, सुबह आपको डाइट ये प्लान प्लांट बेस्ड, प्लांट बेस्ड अलग से फाइबर की आवश्यकता कुछ भी नहीं नहीं। है। हिंदुस्तान में जितनी चीजें हाँ, उपलब्ध है, हम्म, बेसिक आप देखिए, हर सीजन में आपको कुछ ना कुछ प्लांट बेस्ड फाइबर उपलब्ध है। हाँ, पालक, लाल साग, गाजर, चुकंदर, मूली, अगर देखिएगा तो पूरी तरह चीज़ें अवेलेबल है। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह कि 6 महीने बर्फबारी है, 3 महीने धूप है, 3 महीने बारिश है, ऐसा तो है नहीं। आपके पास अक्रॉस द ईयर प्लांट एंड फ्रूट्स फाइबर के साथ उपलब्ध है। फ्रूट जूस, अगेन फ्रूट जूस मैं मना करता हूँ कि फाइबर नहीं है। फाइबर नहीं है, लेकिन फ्रूट आप रीजनल और सीजनल फ्रूट ले लीजिए, क्योंकि फाइबर के साथ आप ले रहे हैं। हाँ, हाँ, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फाइबर बढ़ाने में रोकता है, फाइबर कोट कर देता है, और सडन ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाता है। सडन ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ये फिर फैटी लिवर और कैंसर प्रमोशन दोनों कराता है। ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे, जो कि बहुत लोग जानना चाहते हैं। ऐसा अभी हम अपने लाइफ स्टाइल में 2 से 3 चेंजेस क्या करें, या फिर डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे हमें कभी कैंसर हो ही ना, किसी भी तरह का। सबसे पहले तो मेंटली आप हैप्पी रहना चालू करें, मेंटली हैप्पी रहना मेंटली चाहिए। हैप्पी। ओके। उसके लिए गट को हेल्दी रखना होगा, आपको हैप्पी रखना होगा। कैसे? माइंडफुलनेस से, एकदम माइंडफुलनेस से। इंसान अतीत की पश्चाताप में और भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। वर्तमान क्या है? वर्तमान में जी नहीं रहा है। वर्तमान क्या है? भविष्य के गर्भ से निकलकर अतीत के गर्भ तक जाने की उस परम दशा को, जो सबसे तरल है, उसको वर्तमान कहते हैं। वाह। ये समय आएगा, आपके सामने से निकल जाएगा, आप फिर पश्चाताप में लगे रहेंगे, अतीत ऐसा क्यों हो गया। हाँ, इसलिए कि आप वर्तमान में जी ही नहीं रहे थे। तो वर्तमान में जीना चालू कीजिए, माइंडफुलनेस के साथ सचेतन अवस्था से। इवन चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर भी सचेतन अवस्था में रहिए। ओके। प्लांट बेस्ड फूड खाइए। मिनिमलिज्म, अपनी ज़रूरतों को देखिए, आपकी ज़रूरत कितनी है, इंसान की ज़रूरत कितनी है। मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। ज़रूरतें बहुत कम हैं, ज़िंदगी बहुत सीमित। वाह। मिनिमलिज्म पे चले जाएं। बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स क्या है? आप स्क्वाटिंग, पालथी लगा के बैठना, ये सब सीखने लगें। ज़मीन पे बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। इससे क्या होता है? लगता है इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। मसल स्ट्रेचिंग। हाँ, आप ये जब बैठते हैं, स्पाइन स्ट्रेट, हाँ, मेरुदंड जैसे स्ट्रेट होता है, तो अध्यात्म हमारा कहता है कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए स्ट्रेट स्पाइन चाहिए। ईदा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने लगती है। हाँ, ये करिए। उसके बाद आपको मैंने कहा बैक टू बेसिक्स। खाने में बिना रिफाइंड चीज़ें खाएं। ऑयल। चावल नॉन रिफाइंड, नो पॉलिशिंग, शुगर नो शुगर, सॉल्ट नॉन रिफाइंड, जो एज सच सॉल्ट होता है वो खाएं। नॉन रिफाइंड चीज़ें घर में ले आएं, नॉन प्रोसेस चीज़ें घर में ले आएं। बैक टू बेसिक्स। आपकी ज़रूरतें बहुत कम हैं। घर से
प्लास्टिक की चीज़ें हटा दे, मिट्टी का घड़ा, हम्म, पीतल का, स्टील का, शीशे का ग्लास, हाँ, हाँ, बॉटल, इस तरह की चीज़ों को कर ले। ओके, समय पे सोएं, समय पे जागें। स्क्रीन टाइम फिक्स कर लें। 1 घंटे सबसे पहले 24 घंटे में लेजर टाइम लिखा है। लेजर टाइम क्या है? लेजर हाँ, टाइम हम कहते हैं मी टाइम। मी टाइम ऐसा कि इंसान की 3 स्थिति होती है। आज इंसान इस भीड़ भरे समुद्र में अकेला है। हर इंसान अकेला महसूस कर रहा है, मतलब लोनलीनेस, हाँ, डिप्रेशन करा रहा है। दूसरी स्थिति हो सकती है एकाकीपन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड में इंसान मैं और मैं से बात करता है कि मैं ऐसा किया था, अब ऐसा करूंगा। एक एनालिसिस चल रही है। और एक स्थिति होती है कैवल्य। केवल्य, उसका कोई इंग्लिश नहीं है। ये हिंदी में, कैवल्य हाँ, वो शून्यता की स्थिति जिसमें मैं और मैं भी खत्म हो जाता है, और वही टाइम है जिसमें आपका ट्रांसडेंट डिसेंट होगा, थॉट डिसेंट होगा, और आप इनोवेटर, क्रिएटर बन सकेंगे। नई चीजों को वहीं पे इंसान पाता है, स्टेट ऑफ नथिंग, जिसमें शून्यता, स्टेट ऑफ नथिंग, शून्यता बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये लेजर टाइम आप जरूर निकालिए 24 घंटे में से 1 घंटे डेली अपने लिए, डेली अपने लिए। वाह, उसमें आपका मोबाइल तो सबसे बड़ा ये है, इवन परिवार भी नहीं, इवन आप भी ना हो, आप अपने को भी खो जाएं ऐसे समय का 1 घंटा। ओके, दूसरा, घर में नो मोबाइल जोन, नोमो जोन मैं बोलता हूँ, क्रिएट करें। पूजा ध्यान के घर में मोबाइल नहीं अलाउड है। खाने के टेबल पे मोबाइल अलाउड नहीं है। चाय पे जब बैठे हैं बातचीत करने, मोबाइल अलाउड नहीं है। ओके, जापान ऑलरेडी कर चुका है, कॉन्सेप्ट है उनका इचिगो इची, मोबाइल अलाउड नहीं है वहाँ पे अच्छा, टी टाइम में। हाँ, ये करना चाहिए आपको। सोने से पहले जो आपने पूछा कि क्या क्या आज से करना हाँ, चालू हाँ, करें, सोने से पहले आप 2 घंटे पहले स्क्रीन हर तरीके का बंद कर दें। ताकि नींद अच्छी चाहे आए। ये एग्जैक्टली हाँ, एलेक्सा हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, बंद करें। सोने के पहले वाईफाई बंद करें। सोने के कमरे की ब्लू लाइट, हर तरीके की लाइट आपकी ऑफ हो। खिड़की का पर्दा खोल दीजिए ताकि सुबह जब धूप आए आपका पिनियल ग्लैंड में सेक्रेशन मेलेटोनिन जगे और आपको जगा दे। ओके, सर्कैडियन रिदम से अपने सिंक्रोनाइज कीजिए। सनराइज के साथ जगिए, सनसेट के साथ सोइए। अगर इन सब को करेंगे तो स्टैब्लिश साइंटिफिक लिटरेचर है, हमारे ऋषि मुनि ने तो किया ही, अब स्टैब्लिश साइंटिफिक लिटरेचर भी बता रहा हूं जो कि प्रूवन है कैंसर रिस्क को कम करेगा, कैंसर होने की पॉसिबिलिटी को कम करेगा, कैंसर हो जाएगा ठीक होने में मदद करेगा। ओके, ये जो लाइफस्टाइल आपने बताई ये है, जो लाइफस्टाइल उसमें बहुत सारे चेंजेस आपने बता दिए ऑलमोस्ट, जो कि कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल हो जाएंगे। बिल्कुल पॉसिबल। एक बात बताइए, पॉसिबल तो है, एक बात लेकिन बताइए करेंगे कि नहीं ना मैंने कहा मिनिमलिज्म, हम्म, मैंने बता दी जरूरतें कितनी हैं आपकी, 3, 3। हाँ, मैंने बताया बैक टू बेसिक्स, हाँ, आप जमीन पे बैठ सकते हैं, हाँ, रॉ खा सकते हैं। मैंने कहा रॉ खाओ, रियल खाओ, इतना ही तो कहा है। हाँ, हाँ, रीजनल खाओ, सीजनल खाओ, कौन सी बड़ी बात कही? जमीन पे बैठो, कौन सी बड़ी बात है, कर सकते हैं। और जमीन से बैठ, साइकोलॉजिकल बताऊं, जो जमीन पे बैठ सकता है ना, उसका अहंकार कभी नहीं होता है। अच्छा, ही इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। तो आपको ऐसे भी मदद करता है जमीन पे बैठना। उसके बाद मैंने और क्या बता दिया आपको? मोबाइल, मोबाइल अपनी आदत बना चुके हैं। हाँ, पहले था नहीं, पहले तो था भी नहीं, एग्जैक्टली। हाँ, न्यूयॉर्क की एक स्टडी है कि इंसान 1 महीने में अपने अंगूठे से 12 किलोमीटर स्क्रॉल करता है। 12 किलोमीटर कितने टाइम में? 1 महीने में। 1 महीने में, 1 महीने में इंसान 12 किलोमीटर पैदल नहीं चल रहा है, गाड़ी से चल रहा है। तो क्या कर रहे हो? जगो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ आप अपने बेनिफिट के लिए करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका इस्तेमाल करने लगे टेक्नोलॉजी, ऐसा ना करें। ओके, आज क्या है, सर उठा के कौन चलता है जिसके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं होता है? करेक्ट, आज इंसान पूरे True. टाइम सर झुका के चलता है। हाँ, मेरे पिताजी हर समय कहते थे, जिस बुलंदी पे जाके इंसान छोटा लगे उस बुलंदी को पाना ना चाहिए। रीढ़ की हड्डियां भी चटकने लगे, सर को इतना झुकाना ना चाहिए। हाँ, वाओ, अभी इंसान क्या कर रहा है? मोबाइल के सामने सर झुकाए हुए। कम करो यार, जब जरूरत है तब करो काम। टेक्नोलॉजी हमारे काम को आसान करने के लिए होती है, हमारे काम में अवरोध करने के लिए नहीं है। आज सबका काम अवरोधित है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल अपोजिट में काम कर गया। तो मैंने ऐसी कोई चीज नहीं बताई है जो आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मैंने झकझोरा है कि आप जहां पहुंच चुके हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, हम प्रोग्रेस किए हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें आपकी गंदगी हो, गंदगी को साफ करने के लिए मैंने झकझोरा है। ओके,
मेरे मेनली 2 क्वेश्चन और यहाँ पर रहेंगे। एक क्वेश्चन तो जो मेरा शायद पहले मुझे पूछना चाहिए था, क्या जेनेटिकली भी कैंसर होता है? जेनेटिक कैंसर 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। मतलब जेनेटिक कैंसर मतलब उसको अगर कहते हैं हाँ, कि नानी को है, हुँ, मदर को है, बेटी को हो। मतलब कुछ जीन गड़बड़ चला फैमिली में और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसमिट होता गया कैंसर। उदाहरण के तौर पे ब्रैका BRCA जीन ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंजेलिना जोली का नाम सुना होगा, हीरोइन है हाँ, हाँ, हॉलीवुड की। हाँ, हाँ, उसकी नानी को ब्रेस्ट कैंसर था, मदर को ब्रेस्ट कैंसर था। एंजेलिना जोली ने अपना टेस्ट करा लिया ब्रैका, क्योंकि ब्रैका टेस्ट अभी आया तो इसने देखा पॉजिटिव है, मतलब नानी को भी और मदर को भी ब्रैका पॉजिटिव रहा होगा। इसने प्रोफाइलैक्टिक मेस्टेक्टमी, मतलब इसको कैंसर नहीं हुआ लेकिन ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी इसने करा ली, क्योंकि इसका चांस था कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं जेनेटिक कैंसर। ओके, ये सिर्फ सारे कैंसर को मिला दे सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है, बाकी सारे कैंसर स्पोरेडिक है। स्पोरेडिक का मतलब होता है कि इंसान की गलतियों के कारण या उसके जीवन में चेंजेस के कारण कैंसर हुआ। ठीक है। तो ऐसे जनरेशन आगे नहीं बढ़ानी चाहिए अगर हमें कैंसर है तो? हाँ, न इसके पहले किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम थी और न इसके अगले जनरेशन में कैंसर आएगा। इसी इंसान में कैंसर हुआ, इसी इंसान में खत्म हुआ, ओके। ये आगे अगर ट्रांसमिट जनरेशन चली आ रही तो अलग चली बात आ है। रही, जनरेशन चली आ रही तो अलग बात है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर हुआ है अभी तो वो अपनी वजह से हुआ है। अपनी वजह से हुआ, जेनेटिक टेस्टिंग करा लेंगे, जेनेटिक कैंसर नहीं है तो अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके। और अगर कोई कैंसर पेशेंट है और अगर उस वक्त वो इंटीमेट होकर के अगर करता है तो फिर वो बच्चे में हो सकता है कैंसर? कैंसर पेशेंट जिस समय कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है तो कुछ कीमोथेरेपी ऐसी होती है जो डीएनए डैमेज करता है, स्पर्म में, ओवम में बदलाव करता है, उसमें हम लोग मना करते हैं कि इस समय प्रेगनेंसी ना करें। हाँ, हाँ। पहले आप कैंसर से रिकवरी हो, ट्रीटमेंट के रिलेटेड साइड इफेक्ट से फ्री हो, तब आप जनरेशन की बात करें। ओके, ठीक है। और एक लास्ट मैसेज, उसके बाद देखूंगा अगर मुझ कुछ होगा तो। कई लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर हो चुका है और शायद वो 3rd स्टेज 4th स्टेज में है और फैमिली में सब परेशान रहते हैं। वो इंसान खुद भी अपने आप में ऐसा रहता है कि कैंसर से तो शायद वो बाद मरे, वो जो टेंशन और जो स्ट्रेस उसको हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, उससे वो पहले मर जाए शायद तक। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कैंसर इज ए स्पिरिचुअल डिजीज। कैंसर एक आध्यात्मिक बीमारी है। कारण समझो, आध्यात्म में क्या होता है, आप ट्रांसडेंटल होते हो। ट्रांसडेंट में आप पहली चीज कहते हो सेल्फ रियलाइजेशन। आप ये महसूस करते हो कि हमने क्या गलत किया, चलो अब नहीं करना है, आगे करेंगे। कैंसर होते पहला इंसान यही रियलाइज करता है कि चलो आपने जीवन शैली में ये गलत किया था, लेकिन उसको ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट का डर, पैसे खर्च का डर इतना कर दिया जाता है कि बेचारा सोच नहीं पाता है, फिर से उसी ट्रैप में फंसता है। तो पहले तो मैं कहूँगा रुको, डोंट पैनिक, तुम्हें टाइम तो मिला। इमेजिन कीजिए लोगों की मौत होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, हाँ, उसको पता नहीं होता है और चला जाता है, करेक्ट, करेक्ट। कोई टाइम नहीं मिला। कैंसर हुआ, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आगे ठीक होने वाला नहीं होने वाला, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टाइम तो है आपके पास। पहले सेल्फ रियलाइजेशन करो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करो, पैनिक मत करो। आखिरी दिन हमारे हाथ में नहीं है, ना हमें पता है। कोई भी कुछ कह दे, डॉक्टर कितना भी कुछ कह दे कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ लीनियर एल्गोरिथम में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैलकुलेट करता है वैसे नहीं चलती है। लाइफ हर समय मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल चलती है, इसीलिए हम कभी लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जिंदगी क्या है, इस पे चलिए एक शेर सुन लीजिए। जिंदगी क्या है अनासर में जहूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। What is life? What we gather together is life. And what is death? All components scattered is death. अब ये हो सकता है मेरा दोस्त हो, फिजिकल डेथ सिर्फ डेथ नहीं है, फाइनेंशियल हो सकता है, सोशल हो सकता है, आपको समाज से बाइकआउट कर दिया है, डेथ है, सोशल डेथ है। तो इसलिए लाइफ को होलिस्टिक समझें, लाइफ है क्या, और लाइफ जीना से चालू करें जो कैंसर पेशेंट है। और ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट का एक जो मैं हर समय बताता हूं कि ट्रीटमेंट से आपकी बेहतरी होनी चाहिए, बदतरी नहीं होनी चाहिए। जिस ट्रीटमेंट से बदतरी हो रही है उस ट्रीटमेंट को बंद कर दें। और वो कौन सा हो सकता है? कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडियोथेरेपी हो सकती है। बदतरी बंद करें, डॉक्टर से डिस्कस करें। बेहतरी जिस ट्रीटमेंट से हो रहा है उस ट्रीटमेंट को करें। आप गुमराह ना हो। कुछ बाबा टाइप के लोग, कुछ सो कॉल आयुर्वेद के नाम पे गुमराह कर रहे हैं आपको ट्रीटमेंट में, उनसे क्लियर कहिए कि मैं जांच कराऊंगा, ट्रीटमेंट तुम करना और फिर मैं जांच कराऊंगा, अगर ठीक करोगे तब मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट लूंगा।
साइंस हर समय प्रत्यक्ष और प्रमाण पे चलता है। ओके, तो ये 3-4 प्रिकॉशंस वो अपनी लाइफ में ले लें। ठीक है। तो जब आपने कहा बीच में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये नहीं करानी चाहिए? नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा अगर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है और हाँ। फायदा कम हो रहा है, ओके। मतलब ये बदतरी डॉक्टर ज़्यादा को हो पता रही होना चाहिए ये चीज़। है, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा, कितना टाइम, मतलब सबके अलग-अलग कैंसर के लिए अलग-अलग टाइम होता होगा कि अगर स्टेज 4 भी अगर उससे हो गई तो उसके उसमें कितना टाइम बचा है? ये मैंने अभी तो बताया हाँ। आपको, लाइफ को प्रिडिक्ट ये नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। फिर भी ऑन एन एवरेज कुछ ऑन कुछ भी एवरेज नहीं, कुछ नहीं कुछ है। भी नहीं है। 4 क्यूरेबल नहीं है, वी कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ। ओके। अब ये प्रोलॉन्ग लाइफ उदाहरण के तौर पे स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर, मेरे अनेकों मरीज हैं 10 साल, 12 साल, 20 साल पुराने हैं, तो अब क्या कहेंगे स्टेज 4? 10 साल और 20 साल हो आज गए तक उनको? कैंसर रिलैप्स नहीं हो रहा है उनको, जबकि अच्छा। स्टेज 4 टेक्स्ट बुक के हिसाब से रिलैप्स हो जाना चाहिए था, रिलैप्स नहीं हो रहा है। अब क्या कहेंगे उनको? अब मैं कहता कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो कहा जा रहा है 2 साल की लाइफ है, हाँ, तो कह रहे डॉक्टर साहब मेरे तो 18 साल हो गए, हाँ, मेरा तो कैंसर कुछ हो ही नहीं रहा है, हाँ। ना किसी रिपोर्ट में आ रहा है। इसलिए डॉक्टर का काम ज्योतिषी वाला काम नहीं है, ये काम ज्योतिषियों को करने दें। हमारा काम है कि बेस्ट विज्ञान से निकाल के हम क्या दे सकते हैं अपने मरीजों को, ये हम दे दें। ओके, ओके, ज्योतिषी वाला काम डॉक्टर ना करे। हम्म। डॉक्टर को अपने लाइफ का नहीं पता है कि कितनी लाइफ है, करेक्ट। और दूसरे की लाइफ का प्रेडिक्शन कर रहा है। ये काम हमारा नहीं है। ओके, वाओ, बहुत अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया पूरा पॉडकास्ट। आपने पूरा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक किसको कैसे क्योर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से बताया। बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। अब मेरे साथ एक छोटी चीज़ है, या तो मिथ है या फैक्ट, एक बार बताना बहुत शॉर्ट में। क्या कैंसर का मतलब हमेशा मौत होती है, ये फैक्ट? कैंसर का मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है, कैंसर नहीं। मतलब मौत नहीं। कैंसर आम बीमारियों की तरह ठीक होने वाली बीमारी है। कैंसर मोस्टली स्मोकर्स और ड्रिंकर्स को होता है। स्मोकर ड्रिंकर्स में कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन स्मोकर ड्रिंकर ना भी हो तो कैंसर हो सकता है। ओके। प्लास्टिक यूज से कैंसर इंक्रीज होता है? प्लास्टिक यूज से कैंसर इंक्रीज होता है, एंडोक्राइन डिसरप्शन होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। ओके। शुगर जो होता है वो कैंसर सेल्स को फीड करता है? ये बिल्कुल गलत अवधारणा है कि अच्छा, हर सेल को शुगर फीड करता है, लेकिन शुगर से कैंसर प्रमोशन होता है, ये सही है। ओके। शुगर इसमें कॉम्प्लेक्स थियरी है। कि कैंसर किसिंग से या कैजुअल सेक्स से भी स्प्रेड हो सकता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन HSV, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, 2 वायरस ऐसे हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये किसी न सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं, लेकिन डायरेक्टली कैंसर स्प्रेड होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या किसिंग से, ये गलत है। ओके। और जो नाइट शिफ्ट में लोग काम करते हैं, नाइट शिफ्ट से उनको- कैंसर इंक्रीज होता है, ओके, या कैंसर होने की संभावना इंक्रीज होती है। नर्सेज स्टडी यूनाइटेड किंगडम में हुई, उसमें प्रूव कर दिया जस्ट बिकॉज उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, सर्कैडियन रिदम एब्नॉर्मलिटी के कारण कैंसर बढ़ता है। ओके, वाओ। सर बीच में हमने बात की थी कि इंडिया के पास में 6 पिलर्स है ना, जो कि बाकी वर्ल्ड के पास में नहीं, जिसमें से एक होम्योपैथी। और होम्योपैथी और अभी भी आप देखोगे जहाँ पर कहा जाता है साइकोसोमेटिक डिजीज़, और वो इस चीज़ में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जितनी भी डिजीज़ होती है वो साइकोसोमेटिक होती है, कि आपके अंदर कोई थॉट आया, कोई फीलिंग, कोई इमोशन, उसके थ्रू वो चीज़ डेवलप हुई है। तो उन लोगों का ये मानना होता है कि 99%, 95% से जितनी भी बीमारियाँ होती है वो सारी इस साइकोसोमेटिक ही होती है। और हम इधर बात करते हैं तो यहाँ पर लगता है कि 30% रोल फूड का होता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करती चीज़ें, तो इसके बिल्कुल बारे में कुछ कहना कॉन्ट्राडिक्ट चाहेंगे? देखिए, साइंस हर समय प्रमाण मांगता है। हाँ। मैं बार बार कह रहा हूँ हाँ, आपसे, हाँ, प्रमाण ऐसा आज ना कल प्रूव हो जाए। हाँ, अब कई धर्म के लोग मानते थे कि पृथ्वी सपाट है, अब साइंस तब से कह रहा है कि पृथ्वी गोल है। हाँ, कई धर्म के लोग मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर मारता है, इसमें गैलीलियो को मार दिया गया। गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूरज के चक्कर मार रहा है, उसको मार दिया गया। आप बताइए कि साइंस तो अच्छी चीजें निकाल के दे रहा है, साइंस बार बार बदल के चेंज करके दे रहा है आपको। तो जो मॉडर्न साइंस है हर समय उसी को मानेगा जो एविडेंस है। एविडेंस है। अब ये होम्योपैथ निकला जर्मनी से, लेकिन जर्मनी में आज कोई होम्योपैथ नहीं फॉलो करता है। क्या बात क्योंकि कर रहे जर्मनी, बिल्कुल अभी मैं जर्मनी से लौटा हूँ, हैं? जर्मनी में आपको न डॉक्टर मिलेंगे न होम्योपैथ की दुकान मिलेगी, वहां कोई फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? उनको चाहिए एविडेंस, इसका कोई एविडेंस नहीं है। इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये फोन पे भी लक्षण पूछ के बता देते हैं, कुछ चीजें अच्छी हैं उनमें। क्यों? हैनमैन जो होम्योपैथ का इजाद किया था वो मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर था, इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन की चीज़ों को समझता था। तो उसने बोला मॉडर्न मेडिसिन क्या करता है कि जो तकलीफ है, जैसे बुखार है तो बुखार कम कराता है, दवा ऐसे बनाता है। मैं क्या करूँगा, बुखार बढ़ाऊंगा, बॉडी अपने आप हील कर देगी। होमियो मतलब सेम।
तब मॉडर्न मेडिसिन कहा एलोपैथी, मतलब उल्टा करने वाला, हाँ हाँ ये कहा गया, जबकि हाँ। मॉडर्न मेडिसिन इसका नाम था। तो सिमिलरली ये मॉडर्न इसमें सब कुछ समझते हैं साइकोसोमेटिक, इसलिए कहते हैं कि सब कुछ तो हम लक्षण पे करते हैं। उनको ना कोई जांच चाहिए, ना नब्ज देखना है, ना मरीज को देखना है, ना किसी को देखना है। हो सकता है आपका देखने का नजरिया अलग हो, मेरा देखने का, तो जो आप करें हो सकता है मैं ना कर पाऊं। साइंस ऐसे नहीं चलता है, ये बाबागिरी है। होम्योपैथ को अगर स्ट्रीमलाइन करना है, होम्योपैथ की कुछ चीजें अच्छी है, एट द सेम टाइम कह रहा हूं, हाँ। लेकिन 90% साइकोसोमेटिक बीमारियां होते नहीं है। ये नहीं है। इन्फेक्शन साइकोसोमेटिक थोड़ी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लेब्सिलाई, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, इतनी चीजें आ गई, लेप्रोसी, एड्स, सबको हमने ढूंढा ना भाई। अभी कोविड आया, हाँ हाँ तो कोविड में वायरस था कि नहीं था, साइकोसोमेटिक था। क्या कोई लग चाह रहा था कि मुझे कोविड हो, कोविड हो, कोविड हो, बिना कोविड-19 वायरस के कोविड हो गया? जो तथ्य जैसे होना चाहिए, साइकोसोमेटिक डिजीजेस हमारे ब्रांच में भी है मॉडर्न मेडिसिन में, तो हम उसको साइकोसोमेटिक ही कहते हैं। तो मैं जब मिलाने की बात कहता हूं कि जिसकी जो अच्छाई है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कह दूंगा कि होम्योपैथ बेस्ट है, 90% बीमारी साइकोसोमेटिक, ऐसा नहीं है, पागलपन है। फिर मेरा पे पागलपन है वो। जो हमारी विधा में कमजोरी है वो मैं दूसरी विधा को बुलाऊंगा, जो दूसरी विधा कमजोरी हो मॉडर्न मेडिसिन से लें, योग से लें, नेचुरोपैथ से लें। एंशिएंट सिस्टम है हमारा, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, उससे चीज लेनी चाहिए हमें। ओके ओके ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि 10% जो है, मतलब कुछ कुछ केसेस में होम्योपैथी बहुत सही है, वो कौन से केसेस है, उसमें क्या है मेनली? नहीं, अब देखिए, मैं होम्योपैथ का डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, जो होम्योपैथ के हाँ, डॉक्टर हैं, कई डॉक्टरों ने मेरे साथ रिसर्च किया है, हाँ, हाँ, कैंसर में भी रिसर्च किया उन्होंने। तो अगर होम्योपैथ की जरूरत है, मैं उन्हीं को कहता हूँ इनरोल होने के लिए। और उचित नहीं होगा पॉडकास्ट में बैठ के मैं दवाई बताऊँ, बीमारी का नाम बताऊँ, लेकिन कुछ दवाइयाँ उनकी वाकई अच्छी है, ओके कि अल्टीमेटली वो है केमिकल ही, उसको भी सेल के अंदर जाना है। तो जो डॉक्टरों ने मेरे पास रिसर्च किया, वो डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर थे, मतलब उसमें पोस्ट ग्रेजुएट थे, उसका पीएचडी कर रहे थे। जब रिसर्च किया, उन्होंने लैब में चेक किया कि कैंसर सेल के अंदर ये दवा गई तो क्या क्या हुआ, ओके और फिर वाकई कैंसर सेल के रिलैप्स को रोकने में उन्होंने मदद की हमारी। ओके तो इस तरह के रिसर्च को मैं वेलकम करता हूँ हर समय। ओके तो होम्योपैथी से भी मैं क्योर हो सकता है? होम्योपैथी से भी क्योर हो सकता है कैंसर? बिल्कुल, अगर होम्योपैथ का रिसर्च उस लेवल पे बढ़ाया जाए तो वाकई हो सकता है, लेकिन उस लेवल का रिसर्च अभी नहीं है होम्योपैथ के पास। अभी कह देना, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं कहेगा होम्योपैथ का, कह देना वो गुमराह करना होगा। ओके। और वो कहते हैं कि वो माइंड पर काम कर रहे हैं, वो इमोशन पर, उस पर काम कर रहे हैं, तो वो ट्रू है उनका? क्योंकि उनका मानना है कि 90% साइकोसोमेटिक है, तो वही कहेंगे। नहीं, जैसे कि आपने काउंटर किया ना, मैंने भी ऐसे काउंटर किया था कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया, मान लो इस तरह की चीज़ें हो गई, तो फिर वो साइकोसोमेटिक कैसे कि वो हो आपको, तो आपका इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पाए, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, आपके इमोशन और इन चीज़ों की वजह से। तो सिर्फ उन्होंने वहाँ कनेक्ट कर इमोशन दिया। काम नहीं करता है, इमोशन भी काम करता भी है, काम करता है। भी काम करता है। मेंटल हेल्थ बिल्कुल काम करता है इम्यून सिस्टम पे। लेकिन मान लीजिए कोई योगी है, अच्छा मान लीजिए, अपेरेंटली तो मानते हैं कि जो धार्मिक होते हैं वो ठीक होते हैं, अपेरेंटली, अब नहीं होते हों दूसरी बात है। तो मंदिर क्यों बंद कर दिए गए थे कोविड में? उनका मेंटल लेवल तो बड़ा अच्छा था, तो मंदिर सारे खोल दिए गए होते, मस्जिद सारे खोल दिए गए होते, गिरजाघर खोल दिए गए होते, कि भाई वहां जाएगा, इमोशनल लेवल ठीक रहेगा तो इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, तो कोविड होगा ही नहीं, और होगा तो लक्षण नहीं आएगा। सबसे ज्यादा लोग जो भर्ती हुए वो थे मंदिरों में जाने वाले मोटे लोग, जो वहां बैठे रहते थे और मिठाइयाँ खाते थे, वो भर्ती हुए क्योंकि डायबिटिक थे। तो उनका इम्यून सिस्टम कहाँ है? हमें किसी चीज को डाटा पे, आंकड़ों पे समझना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिल्कुल मेंटल हेल्दी है, वो कहीं नहीं जाता मंदिर मस्जिद, इमोशनली हेल्दी है, लेकिन उसको डायबिटीज है, तो उसका मेंटल लेवल बढ़ा के भी क्या करोगे? इम्यून सिस्टम तो उसका डिस्टर्ब है डायबिटीज के कारण। तो उसके डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा ताकि इम्यून सिस्टम बूस्ट हो और कोविड-19 या किसी भी इन्फेक्शन से लड़े। ओके। तो देखिए, ह्यूमन सिस्टम को समझने के लिए पहले जरूरी है हर ऐसे लोग जो ह्यूमन सिस्टम से काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी विधा से इलाज करते हैं, उनको ह्यूमन एनाटॉमी, मतलब स्ट्रक्चर, इंसान की संरचना कैसे होती है अंदर, फिजियोलॉजी, बॉडी काम कैसे करता है, बायोकेमिस्ट्री, मतलब हर सेल के अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, माइंड हमारा काम का, हम बोल रहे हैं तो क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, इस साइंस को पढ़ना पड़ेगा। ओके। फिर टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, मामूली पढ़ाई एमबीबीएस में, आसान लगता है। कह देना कि मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर ऐसे ही बकलोल होते हैं, कुछ नहीं आता इनको। पढ़ो,
एक एक किताबें सीने पे रख के सांस रुक जाएगी। और मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर फाइनल ईयर एग्जाम से पहले सीने पे रख के सो जाता है, फिर नींद खुलती है, फिर पढ़ता है। आसान नहीं है। इसलिए किसी विधा को क्रिटिसाइज करना उचित नहीं है। अच्छाइयों को जोड़ना है, अच्छाइयों को जोड़ना है, अच्छाइयों को जोड़ना है। वाह, क्या एक्सप्लेन किया सर। एंड आपका जो इंटेंशन है कि कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन, सबको साथ लेकर के आप कैड कर सकते हो करना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। एंड बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं जिनमें हम इतना डीपली इन्वॉल्व हो पाते हैं, इतना क्यूरियस हो पाते हैं हर चीज़ को लेकर के कि यार ये चीज़ इसमें और क्या हो सकता है, इससे ऐसा क्यों होता है, और इतना इंगेज करके रखना, वो भी 1.5 घंटे तक ऑडियंस को और होस्ट को भी बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, और आई होप कि ऑडियंस को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटिव में, फैमिली में किसी को भी कैंसर है, या फिर आपको लगता है कि उनको मुझे वीडियो शेयर करना चाहिए, तो आज आप फ्री में उनको ये वीडियो शेयर करके उनकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो। जिस तरह से अंशुमन सर ने हेल्प किए हमारे शो पर आ करके आप सबको ये सब इतना नॉलेज दे करके, उसी तरह से आप भी हेल्प कर सकते हैं अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स की, किसी की भी। सो दोस्तों, डीप कास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलते चलते मैं आपके ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा, हाँ जी, कि इससे उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट है, क्योंकि मैंने झकझोरा है। हाँ इनके दिमाग में सवाल आएंगे, वो सवाल लिखें जी, और अगर चाहेंगे तो उनके नाम के साथ आप पार्ट 2 कीजिए, पार्ट 2 में उनके सवाल का जवाब दीजिए। डेफिनेटली डन सर। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइए। अगले पॉडकास्ट में हम ट्राई करेंगे कि उन सभी सवालों के जवाब को दें, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो लगा मैंने पूछ लिया। हो सकता है कि आपके माइंड में और काउंटर क्वेश्चन आए कि यार दीपक ने ये पूछ लिया लेकिन ये क्यों नहीं पूछा इन्होंने बोला, तो आप पूछिए। अगले पॉडकास्ट में हम ट्राई करेंगे उन सारे क्वेश्चन का आंसर करने का। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। धन्यवाद। थैंक यू।